हाँ जी, आज आपका कौन सा एग्जाम है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओके। किसी का कोई डाउट है किसी पॉइंट पे? आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ क्लियर करवाना है, पूछ सकते हो अभी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूछ सकते हो अभी। जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसकी इमेज शेयर कर दो। जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसकी इमेज शेयर कर दो। चैट पे सेंड कर दो इमेज, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसकी इमेज शेयर कर दो। आईएफआरएस और गैप का डिफरेंस तो हम अभी ऑनलाइन निकाल लेते हैं। 1 मिनट। क्या पूछ रहे हो? ये आ गया गैप और आईएफआरएस का डिफरेंस। फुल फॉर्म क्या है? जनरल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और आईएफआरएस का क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स। ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? ये यूनाइटेड स्टेट में, और ये ओवरऑल 144 कंट्रीज में एप्लीकेबल है, और यानी कि अप्लाई लगता है, अप्लाई होता है। गवर्निंग बॉडी कौन सी है इसकी, यानी कि इसको कौन रेगुलेट करता है? एफएसबी इसको रेगुलेट करता है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और आईएफआरएस को आईएएस जो है वो गवर्निंग करता है, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, देन इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ गई। लीफो, फीफो, वेटेज, ये सब इसमें अलाउड होता है, जबकि आईएफआरएस में फिर सिर्फ लीफो और वेटेज, यानी कि लीफो नहीं होता, फीफो और वेटेज अलाउड होता है। लीफो मेथड यहाँ पे अलाउड नहीं होता इन्वेंट्री के लिए। देन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, स्पेसिफिक क्राइटेरिया है इसका। ठीक है, क्राइटेरिया पे बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही ये रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये जो है ये एक प्रिंसिपल फॉर्म्ड है। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं गुड्स और सर्विसेज को ट्रीट करने के, ये वो वैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, इनके पास एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। इवेल्युएशन ऑफ एसेट फेयर मार्केट वैल्यू पे इवेल्युएट होती है। और यहाँ पे इवेल्युएशन वाइड रेंज ऑफ एसेट सच एज प्लांट। ये आईएफआरएस अलाउड फॉर द रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन अलाउड करता है किस पे? इन सब चीजों पे। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दोनों ही फेयर वैल्यू में ट्रीट करते हैं। ठीक है, बस इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज और स्टॉक है, इसमें बहुत सारी रेंज है। इसमें प्लांट, एसेट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट सब आ जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड यूज किए जाते हैं, और इसमें सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड यूज किए जाते हैं। क्या क्या बनाया जाता है इसमें? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टॉक रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट। ठीक है, नोट्स भी लिखे जाते हैं, और इसमें सिर्फ बैलेंस शीट, कैश फ्लो और नोट, और कंप्रेशन बैलेंस शीट, बस। क्लियर है आप आईएफआरएस और गैप का डिफरेंस? और कुछ? अमोर्टाइजेशन,
ये एक प्रोसेस है एक तरह की, जो क्या करती है, कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। जितने पैसे हमने एक चीज पे लगा दिए, उस वैल्यू और उसके जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करती है, टाइमली टाइमली। यानी कि जैसे हमने एसिड खरीदा है, हमने इंस्टॉलमेंट में खरीदा है, तो उसको हम पे करते जाएंगे। जैसे जैसे हम पे करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी कॉस्ट क्या है, कम होती जाएगी। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जो हमें बताती है कि हमने कॉस्ट को कैसे कम करना है। ठीक है, टाइमली पेमेंट करके, रिड्यूस करके वैल्यू, ठीक है, डेप्रिशिएट करके एसेट को, ऐसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मैम इसमें अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है फिर? अमोर्टाइजेशन में कॉस्ट को कम करते हैं, यानी कि जो हमने खरीद लिया उसकी वैल्यू को कम। ठीक है, वैल्यू पे बेस्ड, कॉस्ट पे बेस्ड है। क्या लिखा है यहाँ पे, रिड्यूस द कॉस्ट और वैल्यू ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी ओवर टाइम। डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन इज द अमाउंट ऑफ एसेट वैल्यू लॉस्ट ओवर टाइम, और amortization is a method for decreasing asset cost over a period of time. डेप्रिसिएशन लॉस शो करती है, ये सिर्फ कॉस्ट कम करती है। इसमें क्या है, हमने इसमें amortization में कुछ एसेट खरीदा है, उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो मतलब उसकी कॉस्ट कम कर रहे हैं पेमेंट कर करके। डेप्रिसिएशन में क्या है, हमने मटेरियल खरीदा, उसकी लॉस हो गया, उस पे हमें वियर एंड टीयर हो गया, वो डेप्रिसिएशन। इसमें लॉस वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, इसमें कॉस्ट वैल्यू को। इसका मैम एग्जांपल ये हो सकती है, जैसे हम कोई व्हीकल वगैरह लेते हैं, तो एक तो होता है हम ईएमआई पे लेते हैं, और एक होता है हम बाय एसिड कैश का लेते। पेमेंट लेते हैं, जो कैश पेमेंट। हम्म, ले सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? It is a system that evaluate the performance and organization, department and managers. It helps organization control cost and ensure department are accountable for their work. Responsibility accounting क्या है? एक सिस्टम है, एक इवेल्युएट करना है ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस। ठीक है, किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है, तो वो उसके लिए अकाउंटेबल हो गया, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो उसके लिए अकाउंटेबल हो गया। तो इससे क्या होगा, हमें इससे वर्क पता चल जाएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसा चल रहा है। ठीक है, और हमारे कोस्ट को कितना कंट्रोल किया जा रहा है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो कैसे वर्क कर पा रहे हैं, हम वो सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट और कुछ? और कुछ? जीरो बेस्ड बजटिंग। Zero based budgeting is a budgeting method where every expense must be
justified for each one period starting from zero based, rather here rely on past budget और spending। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, इसमें हम जो बजट है नया लेके चल रहे हैं, जो जीरो से स्टार्ट करें, यानी कि हमने पास्ट का कुछ भी एक्सपीरियंस या पास्ट का कोई भी बजट नेक्स्ट पे फॉरवर्ड नहीं किया। स्टार्टिंग से ही न्यू पीरियड के अकॉर्डिंग स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करें कि अभी हमारा बजट क्या है, जीरो है। ठीक है, जैसे कि जब कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो वो जीरो से स्टार्ट करती है ना, आफ्टर 1 ईयर फिर वो पिछले साल का भी रिकॉर्ड रखती है अपने साथ। ठीक है, और अगर कोई कंपनी चाहे कि मैं अब लॉस पे चली गई थी मान लो, है ना, तो वो कंपनी चाहे कि अब मैं दोबारा से शुरू करती हूँ सारा, या सारा दोबारा से रिकॉग्नाइज करती हूँ, तो वो क्या करेगी, सच एज न्यू सेटअप। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो अगर चाहती है कि मेरा लॉस हो गया था मान लो पिछले कई सालों से और मैं अब दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, तो फिर वो क्या करेगी, नए स्टार्टअप में भी जीरो बेस बजटिंग लगाएगी कि अब मैं जीरो से स्टार्ट करूंगी, लॉस को भी नहीं देखूंगी, प्रॉफिट को भी नहीं देखूंगी। रेशन एनालिसिस एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये तो रेशो आ गया। रेशो बोल रहे हो मनजोत, रेशो बोल रहे हो? रेशो ही होगा, गलती से रैशनल लिखा गया। रेशो बोल रहे हो? हाँ, रेशो एनालिसिस क्या है, रेशो एनालिसिस एक मेथड है। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल जो भी डाटा है, गेन प्रॉफिट लिक्विडिटी, ठीक है, एसेट लाइबिलिटी, उन सबको, उन सबके बीच में रिलेशन बताना, उसको बोलते हैं रेशो एनालिसिस। ठीक है, जब अलग अलग डाटा के बीच में जो रिलेशन बता रहा है, उसको एनालाइज करके उसको बोलेंगे रेशो एनालिसिस। ठीक है, जैसे अगर एसेट लगा रहे हो और लाइबिलिटी भी आपके पास है, तो उन दोनों को, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कितनी कितनी है दोनों। जैसे मैं बोल दूं मेरे पास एसेट एक है, लाइबिलिटी आधी है, एसेट से आधी है, एसेट से आधी है। ठीक है, एसेट एक है और लाइबिलिटी एसेट से आधी है, ये क्या है, ये मैंने रिलेशनशिप की किया है दोनों का। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं एसिड 300 है, लाइबिलिटी 500 है, तो ये अलग अलग हो गया। अब मैं बोल रही हूँ एसिड जो है, लाइबिलिटी जो है वो एसिड की 3 गुना है या एसिड से आधी है, तो इसका मतलब है मैं क्या कर रही हूँ, दोनों में रिलेशनशिप बता रही हूँ। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो डाटा को प्रेजेंट करता है, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग। इसमें ट्रेंड एनालिसिस किए जाते हैं, जो भी ट्रेंड है कैसे चल रहा है। ठीक है, डिसीजंस लिए जाते हैं, कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, कंपेयर किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में। हाँ जी, और कुछ? कंपैरिजन में कंपैरिजन किया जाता है, वो कंपैरिजन किसी के भी साथ हो सकता है, नए प्रोडक्ट के साथ भी हो सकता है या उसके खुद के ही प्रीवियस ईयर के साथ भी हो सकता है। हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई है, उसमें मोस्टली प्रीवियस ईयर के साथ किया हुआ है या बेस ईयर रखा हुआ है उसके साथ किया हुआ है। रेशियो एनालिसिस प्रैक्टिकल फॉर्मेट क्या है, रेशियो एनालिसिस का अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि करंट रेशो, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, डेट इक्विटी रेशो। तो ये सब रेशो के फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़े। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर फॉर्मेट्स। हाँ जी।
एलिमेंट्स क्या है? एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस, ये इसके एलिमेंट्स फंडामेंटल, इनकी मेन। ठीक है। देन इसको क्रिएट कैसे करते हैं? बैलेंस शीट बना के, इनकम स्टेटमेंट बना के, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जब एलिमेंट पूछा जाए तो आप ऐसे लिखोगे, लाइबिलिटी लिखोगे, इक्विटी लिखोगे, इनकम लिखोगे, एक्सपेंस लिखोगे। इन सबको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दोगे कि एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, इनकम क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं। देन पूछेंगे इसको आप रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हो, क्रिएट कैसे करते हो, तो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल डाटा को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी। और कुछ? नेक्स्ट एग्जाम कौन सा अब इसके बाद? बेटा और कोई पॉइंट है, कुछ पूछना है पूछ लो। ओके, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। कब है ये? 26, ओके। रिजल्ट में 1 वीक तो 1 मंथ, 1 मंथ तो लगता ही है। आज का एग्जाम ध्यान से करना, कुछ छोड़ के मत आना। ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आते, अगर आप श्योर नहीं हो, तो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट मत करना, थ्योरी ही अटेम्प्ट करना। और अगर आप श्योर हो तो प्रैक्टिकल करना। और आपको लगे कि मेरे को प्रैक्टिकल करना ही पड़ रहा है अटेम्प्ट, तो तरीके से करना कि जो प्रैक्टिकल है उसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। यानी कि अगर आपका पहला स्टेप ठीक है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन सीधा काटा ही बचेगा, ऐसा नहीं होगा। जहां से गलती होगी वहां से गलत किया जाएगा। अगर ऊपर वाले पॉइंट सही होंगे आपके तो वो सही ही किया जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, या मेरे पास चॉइस ही नहीं है, मेरे कर ही नहीं सकता हूँ और कुछ, प्रैक्टिकल ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो कर लेना अटेम्प्ट। अच्छे से ध्यान ध्यान से करना, ताकि आपका हर स्टेप जो है वो सही हो। और अगर नीचे से मैच नहीं भी होता है तो ऊपर जो स्टेप्स किए हैं आपने वो सही चेक हो जाएंगे। थ्योरी की तैयारी करी है, लेकिन साथ में वो जो लीफो फीफो है वो कर लो। लीफो फीफो बहुत इजी है, वो हो सकता है। और एक ये जो अभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की हैं, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन स्टेटमेंट, ये कर लो। इनके प्रैक्टिकल बहुत इजी हैं, ये बहुत इजीली हो जाएंगे और इनके आता भी होता है ऑलमोस्ट। ठीक है।
और एक रेशियो एनालिसिस के रेशियो के फॉर्मूले पढ़ लो, क्योंकि फॉर्मूले इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा ही फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो। अगर ये आ गया तो आपको लिखने के लिए कुछ होना भी चाहिए। ठीक है, रेशियो के फॉर्मूलाज पढ़ लो, मेन फॉर्मूलाज पढ़ लो रेशियो के। ठीक है, जितने याद होते हैं उतने पढ़ लो, क्या पता उसमें से कोई आ जाए। ठीक है, अगर उसका कोई क्वेश्चन आ जाता तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो रेशियो के मेथड्स कर लो, फॉर्मूलाज पढ़ लो, और ये जो स्टेटमेंट्स है कंपैरेटिव, ट्रेंड, कॉमन, ये स्टेटमेंट कर लो, बहुत इजी है ये तो। सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ एडिशनल नहीं दिया होगा, जो लिखा है उसी को ही बस कैलकुलेट करके लिखना है। प्लस माइनस और परसेंटेज निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और लीफो फीफो मेथड कर लो, वो भी इजी है। और आप क्या कर सकते हो प्रैक्टिकल में, अगर आपको वो है फ्लो, फ्लो है, अगर कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो का फॉर्मेट पढ़ लो। कौन सा फॉर्मेट? कैश फ्लो का फॉर्मेट याद कर लो, कि ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर फाइनेंशियल, इनका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ही आ जाता है आपको लिखने के लिए, कि कैश फ्लो का फॉर्मेट लिखो, तो आपको वो पूरा फॉर्मेट लिख के देना होगा। ये ये वाला, ये वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ये वाला, ये वाला, ये ये याद कर लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग से आ गया, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये सारा ऑपरेटिंग है, ये सिर्फ ऑपरेटिंग का दिया हुआ है। ऑपरेटिंग का याद कर लो, एक पूरा भी दिया होगा, ये पूरा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दे दिया, फिर ये फाइनेंशियल एक्टिविटी दे दी, तीनों को इकट्ठा नहीं दिया, इकट्ठा भी दिया होगा, एक फॉर्मेट आपकी बुक में ही दिया होगा इकट्ठे वाला, जिसमें तीनों होंगे, ये है शायद। हाँ जी, ये रहा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके इंटरनल जो सामान है वो लिख देना है। सारा नहीं याद होता तो ऑलमोस्ट 10 अमाउंट्स, इनकी 10 चीजें याद, 10 चीजें याद रखनी लिखने के लिए। ठीक है, देन ऑपरेटिंग का नेट कैश आ गया, फिर सेकंड एक्टिविटी उठाओगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट, इसकी भी 5-7 आइटमें। देन इन्वेस्टमेंट को नेट कैश कर दोगे, फिर फाइनेंस की आइटम उठाओगे एंड में, देन फाइनेंस की एक्टिविटी कर दोगे, फिर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, देन कैश और कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, जो आपके पास बचा। ये है पूरा फॉर्मेट कैश फ्लो का, ये याद करना है। क्लियर है? किसको कुछ पूछना है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, कुछ छोड़ के मत आना, सब करके आना, और एग्जाम अच्छा ही होगा, इजी ही आएगा। ठीक है, लिख के सारा आना, कुछ छोड़ना नहीं, और मुझे आके बताना कि कैसा एग्जाम हुआ। ठीक है, मेरे नंबर पे मैसेज कर देना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ।